हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेट लॉ. The mathematical expression which describes the experimentally observed depends of the reaction rate on the molar concentration of the reactant. रेट लॉ जो होता है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पर. आप दोबारा इसे समझें कि रेट लॉ जो होता है बेटा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और एक्सपेरिमेंटल जब ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड होता है किस पर, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पर. दिस डिपेंड्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज. रेट लॉ जो होता है वो अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमारा कोई रिएक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर ये डिपेंड नहीं होता है. वैसे चेंजेज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, जैसे जैसे स्पीसीज का कंसंट्रेशन चेंज होता है वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है वो चेंज होता है. पर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए रेट लॉ जो होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर कोई बात नहीं करता है. थर्ड है बी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस. ये केवल सिंपल रिएक्शन पर ही डिपेंडेंस होता है और हम कह सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म का जो रिएक्शन होता है उन्हीं पर किया जाता है. आप देखो कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. रेट लॉ जो होता है वो जितनी वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी सारी की सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होती है. तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब देखी गई तो ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के होता है. रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड. अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डबल किया जाए व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डबल, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी डबल हो जाता है. पर ये एक्सपेरिमेंटल है. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है. एक्सपेरिमेंटली पोजीशन में पाया गया कि अगर हम हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. इस कंडीशन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के हो जाएगा. सेकेंड है अगर नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है. ये डाटा हमको कहाँ से मिला, ये डाटा हमको एक्सपेरिमेंटली मिला है. तो आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन के पावर 2 के प्रोपोर्शनल हो रहा है. तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन इसका देखेंगे तो हो जाएगा ROR रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पावर 1 हो जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड का पावर 2 हो जाएगा. आप देखिए जनरल इक्वेशन दिया गया, A मोलरिटी A है, रिएक्टेंट A है और B रिएक्टेंट की मोलरिटी B है और ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका जो होगा वो डिपेंड होगा अपॉन द एक्थ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन A एंड ऑन एथ वाइथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ B है. अब रेट ऑफ रिएक्शन इसका बनेगा K कंसंट्रेशन एक पावर x और B कंसंट्रेशन पावर y. यहाँ बेटा x जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू A होता है और y जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट B होता है. और x और y की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है. और x प्लस y को हम क्या बोलते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू n होता है. n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. It is to be noted that the power x and y x and y may or may not be the same as the stoichiometric coefficient A and B present in the balanced equation of the reaction. मतलब ये कोई आवश्यक नहीं है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं.
आप देखें दूसरा इक्वेशन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है और ये प्रोडक्ट बनाता है, उसका रेट ला जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन पावर 2 बन रहा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पावर 1 बन रहा है। एक्सपेरिमेंटल देखा गया जब वैल्यू, तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुआ, डबल हुआ। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया वो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पर जब नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 टाइम इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन के पावर का क्या हो गया, 2 के हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये बन गया। ला मास एक्शन में ये कहा गया, गुडबर्ग एंड वागे ने ये बताया कि जैसे आपने क्या किया कि जब कंसंट्रेशन का जो पावर है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, उस एक्सपेरिमेंटल के वैल्यू के आधार पर उस कोएफिशिएंट को चेक किया जाता था। ला मास एक्शन में कहा गया कि जैसे मान ले कोई रिएक्शन है 2A + B और प्रोडक्ट बनाता है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को अपना बेस नहीं माना, कोई आधार नहीं माना, और उन्होंने सीधे क्या किया कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है इसको जो है उन्होंने पावर में घात के ऊपर लगा दिया। तो जैसे ये है 2A + B है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है 2A + 3B और गिव्स आउट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना दिया। तो उन्होंने कहा कि R = हो जाएगा कि A की पावर 2 और B की पावर 3 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, गुडबर्ग वागे ने रेट ऑफ ला मास एक्शन में सीधे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था इसको उन्होंने घात को इस पावर को घात में यूज किया। अब आप देखें एक इक्वेशन है 2A + B, ये बनाता है प्रोडक्ट। अब आप देखो कि अगर हम B के कंसंट्रेशन को डबल कर दें या हम ट्रिपल कर दें तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल या ट्रिपल हो जाएगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। मान लें आप A के कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दें या 6 गुना कर दें या 8 गुना कर दें, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना या 8 गुना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। आप देखें यहाँ पर क्या किया गया कि B को क्या कर दिया गया, इसके कंसंट्रेशन को डबल या ट्रिपल किया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल या ट्रिपल नहीं हुआ। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ B, मतलब B के पावर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सेकंड है, आप देखें 2A + B प्रोडक्ट बनाता है, A को डबल कर दिया गया, A के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया A के कंसंट्रेशन के, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया A के पावर के -1 पे आ गया। आप देखें यहाँ पे। अच्छा, अगला है कि अगर मान लें आप A के कंसंट्रेशन को 4 गुना कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, √A कंसंट्रेशन A के। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया वो = हो गया K A की पावर हाफ और B की पावर 0 हो गया, मतलब A की पावर हाफ पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन 0 हो सकता है, कंसंट्रेशन हाफ हो सकता है, कंसंट्रेशन माइनस में हो सकता है, कंसंट्रेशन प्लस पे हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है और उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कब किस कंडीशन में कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। अब हम चर्चा करेंगे रेट कांस्टेंट अर्थात K। यहाँ पे जो K होता है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है। इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। क्या होता है ये, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। ये कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ये रेट ऑफ रिएक्शन के युगल तब होगा जब एनी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो यूनिटी होगा, 1 होगा। आप देखें इस केस में जैसे हमने लिया कि 2A लिया + B लिया, हमने प्रोडक्ट बना दिया, A का कंसंट्रेशन 1 हो गया, B का कंसंट्रेशन 1 हो गया।
तो अगर हम देखें ए का कंसंट्रेशन 1 हो रहा है, बी कंसंट्रेशन 1 हो रहा है, तो इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट की। देखें यूनिट, जैसे आप देखें इक्वेशन है ए प्लस बी और ये फॉर्म करता है प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इजकल टू के, ए का कंसंट्रेशन पावर एक्स, बी कंसंट्रेशन पावर वाई हो जाएगा। तो अगर हमको के की यूनिट निकालनी है तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन अपान कंसंट्रेशन एक पावर एक्स, कंसंट्रेशन बी पावर वाई हो गया। ठीक है, अब आप देखो ये एक पावर एक्स बी पावर वाई, ये क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है। और एक्स प्लस वाई इजकल टू एन क्या होता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, अब आप देखें आर ओ की यूनिट, आर ओ आर की यूनिट इसके पहले बताई गई, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल प्रति लीटर पावर एक्स हो गया, मोल प्रति लीटर पावर वाई हो गया। अब आप यहाँ पे देखें मोल प्रति लीटर पावर 1 इस सेकेंड माइनस 1 हो गया, यहाँ मोल प्रति लीटर, और एक्स प्लस वाई इजकल टू एन हुआ, एक्स प्लस वाई इजकल टू एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट किया गया तो क्या मिला आपको? मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड माइनस 1, ये यूनिट हो गई। के की यूनिट क्या हो गई? मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड माइनस 1, या जनरल हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है? के की यूनिट मोल पावर 1 माइनस एन लीटर पावर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। फॉर गैसीस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? एटीएम पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब आप देखें जैसे मान लें ऑर्डर आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपको पढ़ने हैं, तो आप देखें जैसे जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट आपकी क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर पर सेकंड होता है। कैसे होता है? आप देखें एन की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ एन की वैल्यू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितना है? 0 है। तो एन की वैल्यू हमने 0 रखा, 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 सेकंड माइनस 1, तो क्या यूनिट आ गई हमको? मोल प्रति लीटर पर सेकंड आ गई। अच्छा, अब आप देखें फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है? यहाँ पे एन पे जो वैल्यू थी 1 लिखा हमने, तो क्या आ गया? ये 0 हो गया, 0 हो गया, क्या आ गया? सेकंड इनवर्स आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर के की वैल्यू कितनी होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है। अब एक क्वेश्चन है कि जैसे k इजकल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोल पावर माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप देखें क्या फाइंड के की वैल्यू दिया, के इज़ द रेट कांस्टेंट। तो आप देखो आपको पता है कि अभी हमने के की वैल्यू जो यूनिट निकाली थी यहाँ पे मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, और इसकी वैल्यू कितना दी है? देखें ये है मोल और मोल पावर माइनस 2 लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स हो गया यहाँ पे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, ये एल पावर माइनस 2 जाएगा तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो आप देखें ये सेकंड इनवर्स सेकंड क्या हो गए? कैंसिल हो गए। और यहाँ पे देखिए मोल प्रति लीटर है, ये मोल प्रति लीटर है, ये कैंसिल हो गया। पावर क्या हो गया? 1 माइनस एन इजकल टू माइनस 2 हो गया। एन इजकल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 1 इजकल टू 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 3 हो गया। तो अगर के की वैल्यू दी गई है यूनिट में तो आप क्या कर सकते हैं? उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड है जैसे के पावर दिया गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 मोल पावर माइनस 1 लीटर पावर 1 और इस सेकेंड इनवर्स दिया गया है। तो आप देखें इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपको कैलकुलेट करना है। तो मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स इजकल टू मोल प्रति लीटर पावर एन सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया। मोल प्रति लीटर मोल प्रति वैल्यू सेम है, तो 1 पावर माइनस एन इजकल टू माइनस 1 हो गया। एन इजकल टू कितना हो गया? ये हो गया माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अगर के की वैल्यू दी गई है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, दिया है 2a प्लस 3b प्रोडक्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज -1, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल्ड एलोन।
concentration of B halved alone, concentration of A and B both is doubled। आप देखें इस इक्वेशन में एक इक्वेशन दिया गया है और उसमें इन्होंने क्या किया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A और B का इन्होंने क्या दिया है, A की पावर 2 और B की पावर -1। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका आ गया 1 आ गया। इसकी यूनिट निकालेंगे तो सेकंड इन्वर्स आ गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो सेकंड इन्वर्स होती है। अब आप देखो, आप चलें पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एलोन, ए के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। तो आप देखें रेट लॉ क्या है, रेट लॉ ये है आपका जो बन रहा है K इंटू कंसनट्रेशन एक पावर 2 और B कंसनट्रेशन पावर -1, जो यहाँ पे ये दे रखा है। तो अच्छा, अब आप देखें, आप कंसनट्रेशन A को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो आप देखें कि A के कंसनट्रेशन को आप डबल कर दिया, यहाँ पे B पावर -1 हो गया, एक पावर 2 एक पावर 2 कैंसिल हो गया, B पावर -1 B ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 2 पावर 2 आ गया। तो यहाँ ये हो गया फाइनल रेट जब निकाला गया तो R डैश का, ये R डैश अपान R इजकल टू हो गया 2 पावर 2, तो ये आ गया R डैश इजकल टू 4R, मतलब रेट इंक्रीजिंग कितना हो गया, 4 टाइम हो गया। अगर हम ए के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप ए के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज करेगा। सेकंड में कहते हैं कि अगर बी को हाफ कर दिया जाए, तो देखें ये है इनिशियल रेट हो गया, फाइनल रेट आप क्या क्या है 1 पावर 2, बी को कह रहे हैं हाफ कर दिया जाए, तो बी को हाफ कर दिया गया, ये कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया आपका 1/2 पावर -1 आ गया, अर्थात R डैश इक्वल टू 2R आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब B के कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीज कर दिया गया। कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम इंक्रीज किया। अब ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ इज डबल, ए को भी डबल कर दे रहे हैं, बी को डबल कर दे रहे हैं। ये इनिशियल रेट है, ये फाइनल रेट है। तो आप देखें जब ए को डबल करते हैं तो बी को डबल करते हैं, तब रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है। तो आप देखें ए के से के मर गया, ए से ए को मारा गया, बी से बी को मारा गया, तो 2 पावर 2 हो गया और यहाँ पे 2 पावर -1 हो गया। तो ये हो गया 2 पावर 4, 2 पावर 2 4 हो गया और 2 पावर 2 आगे कितना 2, तो R डैश इक्वल टू 2R आ गया। मतलब यहाँ पे अगर A और B के कंसंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, डबल हो गया, मतलब रेट इंक्रीज हो गया 2 टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप देखें कि कुछ कंडीशन जैसे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद ऑर्डर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं हो रहा है। तो जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या बन रहा है, K(N2O) कंसंट्रेशन पावर 1 हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये डाटा जो हमको मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा मिल रहा है। सेकंड है इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट, मतलब रेट लॉ हमारा जो होता है वो प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर रहा है। आप देखें ये ओजोन है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आप देखें ये क्या हो गया O3 पावर 2 और ये हो गया O2 पावर -1। इसका मतलब ये हो गया कि रेट लॉ हमारा जो है वो प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर सकता है या करता है। हम अगला टॉपिक देखें तो इसमें है कि द रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सम रिएक्टेंट्स में बी एब्सेंट। मान लें कि हमारे जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में वो रिएक्टेंट क्या है, एब्सेंट हों। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो आप देखें जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है इसका, देखें के रेट कांस्टेंट के और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पावर 2 और कार्बन मोनोऑक्साइड पावर 0 हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो होता है रिएक्टेंट पर द रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सम रिएक्टेंट में भी एब्सेंट। तो अगर हम
ये कह सकते हैं कि रेट लॉ जो होता है अगर एब्सेंट है तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू जो है रेट ROR का रेट लॉ। थर्ड पॉइंट है कि द रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सम रिएक्टेंट्स में बी एब्सेंट। रेट लॉ कंसंट्रेशन में हम ये पाते हैं कि कुछ रिएक्टेंट जो होते हैं वो एब्सेंट भी पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इन रेट लॉ कंसंट्रेशंस ऑफ कैटालिस्ट में बी प्रेजेंट। कुछ रिएक्शन में आप देखेंगे कैटालिस्ट प्रेजेंट होते हैं, तो रेट लॉ जो होता है कैटालिस्ट पर डिपेंड होता है। आप देखें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड कैटालिस्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे रेट लॉ जो होता है वो डिपेंड किस पे हो रहा है, ये कैटालिस्ट पर भी डिपेंड होता है। रेट लॉ जो होता है वो कैटालिस्ट पे भी डिपेंड होता है, रेट लॉ जो होता है रिएक्टेंट पे भी डिपेंड होता है, रेट लॉ जो होता है प्रोडक्ट पे भी डिपेंड होता है। रेट लॉ कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि रिएक्टेंट अगर एब्सेंट हो तो उस कंडीशन में भी वो रेट लॉ जो होता है, जो एब्सेंट होते हैं उनके कंसंट्रेशन पर वो जो है देखा हम चर्चा करेंगे सिंपल ऑब्लिक एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन। देखो बेटा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं वो सिंगल स्टेप में नहीं होते हैं, वो रिएक्शन कई स्टेप में होते हैं। तो उसमें ये देखा गया है कि जो रिएक्शन स्लो होता है, जो रिएक्शन स्लो मोशन में होता है उसे रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। और जो स्टेप हमारा रेट डिटर्मिनेशन होगा, स्लो होगा, हम वहीं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमको कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमको जानना है तो हम किस कंडीशन में जान सकते हैं, जब हमारा रिएक्शन जो होगा स्लो होगा और रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में होगा। मान लीजिए 2x + 3y 4z बन रहा है। मान लीजिए ये सिंगल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और यहाँ पे देखा गया रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है x⁴ y⁴ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक यूज करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की स्थिति होती है, हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये हाइड्रोजन और आयोडीन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इनकी स्टाइकोमेट्रिक हम देख रहे हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल स्टेप होते हैं या जो एलिमेंट्री स्टेप के रिएक्शन होते हैं उनमें हम स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का है तो जो उसमें स्टेप स्लो होगा वहाँ पे हम स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सेकंड है हाउ इज द रेट अफेक्टेड of the concentration of B is triple. Third है how is the rate affected if the concentration of both A and B are double. आप देखें रेट ला आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, R=K। अब कह रहा है A फर्स्ट ऑर्डर है, B सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि B को ये क्या करते हैं, ट्रिपल करते हैं। B को क्या करते हैं, ट्रिपल करते हैं। तो फाइनल रेट हम निकालते हैं तो R'=K 1/1 और B को ट्रिपल कर दिया कि B A 1 से मरा, B से मरा तो 3 पावर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आ गया क्या, 9 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करें, A और B दोनों को डबल कर देते हैं, A और B दोनों को डबल कर देते हैं तो हम देखते हैं कि A और B अगर दोनों डबल होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 8 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर द रिएक्शन Cl2 + 2NO बनाता है। रेट लॉ इसका जो बनेगा ये KCl2⁴1 और ये NO⁴2 बनेगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे आप देखिए x यहाँ पर हमने
Cl2 के स्थान पावर पे यहाँ x पावर ले लिया, NO का पावर y ले लिया। x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2 हो गया, और y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO हो गया। और आप जानते हैं x प्लस वाई जो होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। x की वैल्यू कितना है, 1 है, y वैल्यू कितनी है, 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका थर्ड होगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि इनिशियल रेट मेथड ऑफ डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लें एक रिएक्शन है 2A प्लस बी प्रोडक्ट बनाता है, या 3B A प्लस 2B प्रोडक्ट बनाता है, 3A 2B प्रोडक्ट बनाता है। एक रिएक्शन है जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है। मान लीजिए उसका इनिशियल कंसंट्रेशन A का कितना दिया है, 0.1 दिया गया है, और B का दिया है 0.1, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 × 10⁻³ है। ठीक है, सेकंड में हमने देखा कि इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 होता है A का, B का 0.2 आता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है 1 × 10⁻³ होता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन में देखते हैं कि A का जो डाटा हमको मिलता है, एक कंसंट्रेशन 0.2 मिलता है, B का जो डाटा मिलता है 0.1 मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना मिलता है हमको 4 × 10⁻³ होता है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ये आपको फाइंड करना है, और ये डाटा दिया गया है, गिवन है। अब आप देखें, इसको समझें कैसे किया जाता है। आप देखें इनिशियल कंडीशन में, आप देखें इक्वेशन फर्स्ट ये बन सकता है, सेकेंड ये बन सकता है, थर्ड ये बन सकता है। ठीक है, आप रेट लॉ के आधार पर इक्वेशन अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻³ = k, ये हो जाएगा 0.1 पावर x, ये हो गया 0.1 पावर y, और ये हो गया 1 × 10⁻³ = k, ये हो गया 0.1 पावर x, ये हो गया 0.2 पावर y, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, थर्ड हो गया आपका 4 × 10⁻³ × k, ये हो गया 0.2 पावर x, और ये हो गया 0.1 पावर y हो गया, ये हो गया थर्ड इक्वेशन आपका। ठीक है, ये तो रेट कांस्टेंट ये हो गए आपके रेट लॉ हो गए, रेट लॉ के आधार पर आप दिखा सकते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप देखें कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे देखें पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में वैल्यू A की क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें B का जो है कंसंट्रेशन फर्स्ट पे 0.1 था, और सेकंड कंडीशन में क्या आ गया, 0.2 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि A का जो कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट हो रहा है, और B का जो है वो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का, तो यहाँ पे देखें 2 से कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया। तो आप स्टेप फर्स्ट की अगर बात करें तो एक जो है A का कंसंट्रेशन क्या कांस्टेंट है, B का क्या हुआ यहाँ पे डबल हो रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन B के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देखिए यहाँ पे हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे तो कंसंट्रेशन B पे पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R = K, और B पावर -1 हो गया। सेकेंड स्टेप में आप देखें कि फर्स्ट और थर्ड को देखें, फर्स्ट और थर्ड B का कंसंट्रेशन फर्स्ट थर्ड में क्या है, कांस्टेंट है, और A में देखें यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में डबल हो रहा है, मतलब एक B का कांस्टेंट, B का क्या है कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन A का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट थर्ड का देखें तो यहाँ पे देखें ये 2 से 4 हो गया, मतलब दुगना हो गया।
तो सेकंड स्टेप में हमने देखा बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और एक कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ए का कंसंट्रेशन डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/1 हो गया, आर इजकल टू के 1/1 हो गया। अब आप रेट ला क्या लगाते हैं, आर इजकल टू के 1/x और बी पावर वाई। आप जानते हैं एक्स प्लस वाई इजकल टू एन होता है, एन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो आप देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू कितना आया हमारा, x की वैल्यू यहाँ पे a के लिए हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे आप देखें a के लिए x वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है और y के लिए कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो x प्लस y1 कितना आ गया, 0 आ गया। आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 0 आ गया। अब आपको निकालना रेट कांस्टेंट। आप किसी भी इक्वेशन में आप इस वैल्यू को रखें तो आप देखेंगे आर की वैल्यू मान लीजिए हम रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, किस में रख रहे हैं, फर्स्ट में रख रहे हैं। आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आप किसी में वैल्यू रख सकते हैं एक्स वाई की। तो हमने फर्स्ट में रखा तो आर की वैल्यू हो गया 2 × 10⁻³ इजकल टू के, और ये एक कंसंट्रेशन है 0.1 पावर 1 और बी का आया कितना 0.1 पावर -1 हो गया। तो के इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो गया प्लस में 0 आ गया। के वैल्यू कितना आ गया 2 × 10⁻³ हो गया। तो रेट ला आपको ये मिल गया, रेट कांस्टेंट आपको 2 × 10⁻³ आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 0। चलें बेटा सेकंड हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 2a + 3b और ये प्रोडक्ट बनाता है। अब आप देखें इनिशियल में एक कंसंट्रेशन कितना 0.2 और बी का कंसंट्रेशन 0.1, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है इसका 1 × 10⁻³ है। इनिशियल कंडीशन में देखें कंसंट्रेशन कितना 0.2 ए का, बी का 0.2 और रेट ऑफ रिएक्शन 4 × 10⁻³ हो गया। अब इनिशियल कंसंट्रेशन में ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.4 हो गया, तो बी का कंसंट्रेशन 0.2 हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 0.25 × 10⁻³ हो गया। ठीक, अब आप समझें स्टेप फर्स्ट में आप देखें। अब आपको मैथमेटिकल यूज करना है, मैथमेटिकल यूज करना है तो आप ये देखें कि कौन कौन से डाटा ऐसे हैं जो कांस्टेंट हो रहे हैं। तो आप देखें अगर हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को देखें, आप रेट ला बना लेंगे, क्या बनेगा r इजकल टू के 1/x b पावर y बनेगा। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1 × 10⁻³ इजकल टू 0.2 पावर x और 0.1 पावर y, और ये हो गया सेकंड हो गया 4 × 10⁻³ इंटू 0.2 पावर x और ये हो गया 0.2 पावर y, और ये हो गया थर्ड हो गया 0.25 × 10⁻³ इंटू 0.4 पावर x और ये हो गया 0.2 पावर y हो गया। ये तो हो गया बेटा आपका रेट ला आ गया, रेट ला निकल गया। अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट कांस्टेंट निकालना है। आप देखें, चले हम स्टेप फर्स्ट की चर्चा करते हैं। फर्स्ट में आप देखें फर्स्ट और सेकंड अगर इक्वेशन देखें तो ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है। बी का देखें क्या हो रहा है 1 से 2 हो रहा है, मतलब ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है पहले स्टेप में, तो बी की क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए कितना हो रहा है 4 टाइम हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है। तो आप देखें एक कांस्टेंट है कंसंट्रेशन, बी डबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 4 टाइम इंक्रीज कर गया, 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है तो हम लिख सकते हैं इसको आर। अब ये डबल हो गया, बी का कंसंट्रेशन आपका डबल हो रहा है, बी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो रहा है। तो ये हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी के कंसंट्रेशन पावर 2 हो जाएगा। आर इजकल टू क्या हो जाएगा के इंटू बी का पावर 2, ये आ गया फर्स्ट आप, ये फर्स्ट आ गया आपका फर्स्ट स्टेप में आ गया। सेकंड स्टेप में आप देखें कि कांस्टेंट कौन कौन हो रहे हैं। देखें अब यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है, बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। एक कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, एक कंसंट्रेशन जो है 2 से 4 हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि बी जो है बी आपका बी का कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा कांस्टेंट हो गया।
यहाँ पे देखें बी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ए का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो 4 से 0.25 हो रहा है, मतलब 16 टाइम डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1/4 टाइम हम कह सकते हैं। तो आप देखिए कितने टाइम डिक्रीज हो रहा है, 16 टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगा आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/1/4 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/-4। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, के 1 ये हो जाएगा आर इजकल टू के, ये हो जाएगा 1/-4 आ गया। तो आप आर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लें, आर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं आर इजकल टू के 1/x और b पावर y, और x प्लस y ओवरऑल क्या होता है, आर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एक पावर कितना है, -4 है, b पावर कितना है, 2 है। आप देखो -4 + 2 कितना आ गया, -2। आर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो आप देखें, अब हम मान लीजिए सेकंड इक्वेशन को उठाएं यहाँ पे, तो ए का कंसंट्रेशन 0.2 है और बी कंसंट्रेशन भी 0.2 है, और एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, आई थी -4, और वाई वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। तो 4 इंटू रेट कांस्टेंट का कितना है, रेट रिएक्शन 4 × 10⁻³ इजकल टू के 0.2⁻⁴, और ये हो गया इंटू 0.2⁻2 हो गया। आप इसे के कोई लेफ्ट साइड में लाएंगे तो r × 10⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.2⁻2 हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट इंटू 4 16 × 10⁻6 × 10⁻4 आ जाएगा। तो